नेक्स्ट अगला पॉइंट है सेरिकल्चर इंडस्ट्रीज के बारे में, उद्योग के बारे में, राइट है, जिसके हम यहाँ पे मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे। यदि आपको सेरिकल्चर करना है, इंडस्ट्री लगानी है, उसके लिए कौन कौन से मेन पॉइंट रहने वाले हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको सेरिकल्चर करना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, राइट। पहला पॉइंट है सिलेक्शन करना। सिलेक्शन यानी कि जो हमारे पास में मोथ होगा उसकी बेस्ट स्पीसीज का सिलेक्शन करना, राइट। अगर हमने ऐसे मोथ का सिलेक्शन किया है जो कि अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो फिर हमें कैसे ही रेशम प्राप्त होगा भाई। तो फर्स्ट पॉइंट है, अगर आप इंडस्ट्रीज करते हो, खोलते हो सेरिकल्चर के बारे में, तो बेस्ट क्वालिटी का मोथ हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा मेन पॉइंट है कि जो हमने सेलेक्ट की है स्पीसीज, उस स्पीसीज के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो किस प्रकार का न्यूट्रिशन ग्रहण करती है और उसका हैबिटेट क्या है, उसका आवास क्या है, उसका क्लाइमेट्स कैसा है, इन सब के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, राइट। तो सेकंड पॉइंट हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसका हाई न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड करवा सकें, ठीक है। जो मोथ है उनको हम हाई न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करा सके, उच्च पोषण क्षमता वाला, ठीक है। जिसमें दो चीज़ें और मोस्ट रहने वाली हैं। जो सिल्क है उसका जो लार्वा है जिस प्लांट के पत्तियों को खाता है उसका हमें एक गार्डन लगाना होगा, साथ में एक आवास भी हमें बनाना होगा। आवास यहाँ पर हम मिट्टी के बना सकते हैं जिसमें प्रकाश के आने के लिए, हवा के आने के लिए रास्ता होना चाहिए, मार्ग होना चाहिए, राइट। तो हमें इन दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ेगा सबसे पहले। इसके अलावा इस इंडस्ट्रीज में कौन कौन से उपकरण जो हैं वो काम में आते हैं, उन उपकरण के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है एप्लियंस रिक्वायर्ड, यानी कि आवश्यकता किन किन उपकरणों की है, उन उपकरणों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि सूटेबल पैलेस होना चाहिए जहाँ आप इंडस्ट्रीज खोल रहे हो। ऐसा नहीं है कि भाई पैलेस तो है ही नहीं, पैलेस मतलब ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर हर एक प्रकार से उस मोथ को सूटेबल रहे, क्लाइमेट्स उसके अकॉर्डिंग रहे, ठीक है। ना ज़्यादा टेम्परेचर रहे ना ज़्यादा कोल्ड रहे, ठंडा भी ना हो ज़्यादा ना ही ज़्यादा गर्म हो। नेक्स्ट तो सूटेबल पैलेस है। दूसरा है यहाँ पर ट्रेज, काफ़ी सारी ट्रेज यहाँ पे काम में ली जाएंगी इस उद्योग को करने के लिए। इसमें पहली ट्रे है रियरिंग ट्रे, ठीक है। ये एक ऐसी ट्रे है जिसमें हम कोकून नहीं, जो मोथ होता है उनके जो एग होते हैं उनको यहाँ पर ला करके रखते हैं, राइट। दूसरी ट्रे होती है फीडिंग ट्रे। इस ट्रे में क्या होता है कि हम एग को छोड़ देते हैं, साथ में इनमें जिन पत्तियों को ये खा सकती है उन पत्तियों को ला करके इसमें डाल देते हैं। तीसरा है कोकून ट्रे। कोकून ट्रे एक ऐसी ट्रे है जब ये एग जो होते हैं या फिर जो प्यूपा होते हैं, लार्वा जो होते हैं, वो जो पत्तियों को खा लेते हैं तो उनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कोकून ट्रे में, ठीक है। ये ट्रे ऐसी ट्रे होती है जिसमें अब जो प्यूपा है वो कोकून वाली स्टेज में बदलने वाला होगा। सो हमें इजी रहेगा कि कोकून से हम सिल्क प्राप्त करते हैं, वरना हमारे पास में जो लार्वा है वो एक्स्ट्रा मर जाएंगे, राइट। नेक्स्ट इसके अलावा हमें रैक्स चाहिए। रैक्स यानी कि एक तरीके से अलमारी होती है जिसमें हम विभिन्न प्रकार की जो ट्रे होती है उनको मैनेज कर सकें। जैसे कि मान लीजिए फीडिंग ट्रे यहाँ रख दी, उसके बाद में रियरिंग ट्रे रख दी, उसके बाद में कोकून ट्रे रख दी। इस प्रकार से ट्रे को रखने के लिए एक हमारे पास में रैक्स होना चाहिए, डालाज होना चाहिए। डालाज क्या है, जो पेड़ होता है उस पर जो पत्तियाँ होती हैं, टहनियाँ जो होती हैं, उसको काटने के लिए जो उपकरण होता है वो डालाज कहलाता है। कॉपिंग नाइफ यानी कि यहाँ पर जो पत्तियाँ होती हैं उनको अलग करने के लिए हमारे पास में चाकू होना चाहिए। नेक्स्ट बास्केट्स, जैसे पत्तियाँ हम अलग करेंगे उसको हमें इकट्ठा करना होता है तो वो बास्केट टोकरी भी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट थर्मामीटर, यानी कि हम जिस जगह पे इनको पाल रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर हमें बार बार चेक करना पड़ेगा, ना ज़्यादा हाई होना चाहिए ना ज़्यादा कम होना चाहिए। तो लगभग ये 25 से और 27 डिग्री के टेम्परेचर पर ये रहते हैं। नेक्स्ट हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर एक ऐसा मीटर है जिसमें हम वहाँ की नमी को माप सकते हैं, आर्द्रता को माप सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा सूखा नहीं होना चाहिए, वहाँ पर नमी होनी चाहिए। नेक्स्ट ओवन है। ओवन जो हम इनसे धागा प्राप्त करेंगे तब उनके जो धागा प्राप्त करने की जो विधि होती है उसमें हम काम में लेने वाले होंगे इसको, जिससे हम उसको गर्म कर सकें और इनके धागे को वहाँ से छुड़ा सकें। नेक्स्ट फ्रीज। अब फ्रीज किस लिए चाहिए, देखिए अब आपके पास में एडल्ट बनेगा, ठीक है। एडल्ट जो मोथ है वो बनेगा। जैसे ही मोथ बनेगा तो उनके द्वारा एग दिए जाएंगे। इन एग को हम 4 डिग्री टेम्परेचर पर सेफ रखेंगे, ठीक है।
4 डिग्री टेम्परेचर पर सेफ रखेंगे, इसलिए हमें क्या चाहिए, फ्रिज चाहिएगा। तो ये 10 प्रकार के आवश्यक उपकरण हैं जो हम यदि सेरीकल्चर करते हैं तो उसमें काम आने वाले होंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रेनेज मैनेजमेंट। यदि अगर आप ठीक है ऐसा व्यवसाय करना चाहते हैं कि भाई हम रेशम कीट नहीं पालेंगे, यानी कि हम रेशम प्राप्त नहीं करेंगे, हम रेशम प्राप्त करने वाले लोगों के लिए बीज जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, राइट। मेरा पॉइंट ये है कि हम एडल्ट जो मेल है फीमेल है उनको पालेंगे, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन करवाएंगे और उनके द्वारा दिए जाने वाले एग का हम यहाँ पर सीड्स के पर्पज़ से उन्हें बेचेंगे, सेल करेंगे, राइट है। तो ये जो मैनेजमेंट होता है वो ग्रेनेज मैनेजमेंट कहलाता है, राइट। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी बेस्ट क्वालिटी के सीड्स पालनकर्ता को अवेलेबल कराना ही ग्रेनेज मैनेजमेंट कहलाता है, राइट है। नेक्स्ट होता क्या है यहाँ पे कि जो प्यूपा होता है वो अपने द्वारा एल्केलाइन लिक्विड सीक्रेट करता है और वो अपने कोकून के हेड वाले पार्ट को डैमेज कर देता है, राइट है। जैसे वो हेड वाले पार्ट को डैमेज करता है तो ये जो एडल्ट है वो बाहर निकलता है, जिसमें मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, बाहर निकलते ही वो इंटीमेट करता है और इंटीमेट करने के पश्चात उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि एग जो है वो इनके स्पर्म से फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे इनके अंदर एग जो है वो फर्टाइल होते हैं तो ये जो फीमेल होती है वो एग रिलीज़ करती हैं। जैसे ही एग रिलीज़ करती हैं तो इन एग को जो पालन करता होता है, जो कि ग्रेनेज मैनेजमेंट कर रहा है, वो इन्हें इजीली 4 डिग्री टेम्परेचर पर क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, ठीक है। और यही जो एग होते हैं वो सीड्स के पर्पज़ से काम में लिए जाते हैं, इनको बेचा जाता है, राइट है। सीड्स को 4 डिग्री टेम्परेचर पर बैलेंस किया जाता है। बैलेंस इसलिए भी करते हैं या मैनेजमेंट इसलिए भी करते हैं ताकि इनमें कोई बैक्टीरिया वाली जो है डिजीज़ उत्पन्न ना हो, ठीक है। इनको फ्रीज कर लिया जाता है। फ्रीज करने के बाद में इन्हें कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद में इन्हें जो किसी भी कल्चर वाले को बेच सकते हैं, ठीक है। जैसे एग रिलीज होता है उसके 24 घंटे बाद में जो मादा होती है वो अंडे देना बंद कर देती है और 2-3 दिन बाद में वो एडल्ट और मेल जो फीमेल होती है वो डेड हो जाती है, यानी कि ये जो फीमेल और जो मेल होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन के 2-3 दिन बाद डेड हो जाती हैं, राइट है। तो ये प्रोसेस जो है वो ग्रेनेज मैनेजमेंट कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कि भाई जैसे ही हम 4 डिग्री टेम्परेचर पर रखेंगे फ्रिज के अंदर, ठीक है, तो इन्हें हम कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने पे जो हमारे पास में सेकंड फेज़ का लार्वा होता है वो उत्पन्न होता है और इस सेकंड फेज़ के लार्वा को हम सीड्स के पर्पज़ से लोगों को बेचते हैं, राइट है। जैसे कि मान लीजिए एक तो एग की जो स्टेज होती है वो ये होती है जैसे आफ्टर फर्टिलाइजेशन हुआ तो एग जो फीमेल है वो प्रोड्यूस करेगी, वो वाला नहीं। इसको 4 डिग्री टेम्परेचर पर फ्रीज करने के बाद में जो उसकी सेकंड फेज़ होती है उसे हम सीड्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं और यही हम पालनकर्ता को अवेलेबल भी कराते हैं, राइट है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है इसका वो रूम पे 23 डिग्री के टेम्परेचर पे होता है, 23 से 27 डिग्री के टेम्परेचर पर, राइट है। रूम की जो ह्यूमिडिटी है यानी कि आर्द्रता जो है वो 60 से 70% होनी चाहिए, नमी भी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लार्वा जो फेज होती है, ठीक है, वो काफ़ी सारी फेज से गुजरती है, जैसे कि एग फेज हो गया। एग फेज जो है वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फेज से होकर के गुजरता है, ठीक है। और फिफ्थ फेज के बाद में जो ये लार्वा होता है वो फूड ग्रहण करना बंद कर देता है और उसके बाद में कोकून जो है, ठीक है, वो अपने अंदर सलाइवा ग्लैंड विकसित करता है और स्पिन रेट के माध्यम से वो सलाइवा रिलीज करता रहता है और वो वायु के संपर्क में आने के बाद में सिल्क में कन्वर्ट होती रहती है, राइट है। नेक्स्ट इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं जो सिल्क वर्म होता है उनमें होने वाली डिजीज़ के बारे में, यानी कि बीमारियां कौन कौन सी इनको हो सकती हैं। बिकॉज अगर आप कल्चर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इनको कौन कौन से रोग हो सकते हैं। मोस्टली इनमें 3 प्रकार के रोग होते हैं जो कि तीनों ही लार्वा स्टेज में होने वाले रोग हैं। पहला है पेब्रिन जो कि लार्वा स्टेज में प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। प्रोटोजोआ में जो एनिमल है वो नोजेमा बोम्बिक्स है, इसके माध्यम से ये जो पेब्रिन है ये रोग उत्पन्न हो जाता है। दूसरा है मैगट। मैगट लार्वा स्टेज में जो कि चौथी और 5वीं जो स्टेज होती है लार्वा की उसमें होने वाला रोग है और ये फ्लाई के माध्यम से होता है, मक्खी के माध्यम से होता है। मक्खी का नाम है ट्राइसीलियोलिगा सोरबिलास, ठीक है। ये मक्खी के माध्यम से मैगोट रोग होता है। तीसरा रोग है पॉलीहेड्रोसिस।
पॉलीहेड्रोसिस जो रोग है वो लार्वा स्टेज में होने वाला रोग है। ये वायरस से हो सकता है, बैक्टीरिया से हो सकता है और फंजाई से भी हो सकता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के यहाँ पर डिजीज ये इनमें हो सकती हैं। नेक्स्ट, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं हमारे इंडियन सेरीकल्चर से संबंधित, जिसमें पहला है कि हमारे इंडिया के अंदर 210 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि सेरीकल्चर का कल्चर करते हैं। नेक्स्ट, 15,200 मैट्रिक टन जो है वो पर ईयर इससे सिल्क प्रोड्यूस होता है हमारे पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, टेक्निकल हेल्प भी अवेलेबल है जो कि सिल्क वर्म के ऊपर रिसर्च, ठीक है, अनुसंधान करती रहती है, जिसमें पहली है सेंट्रल सेरीकल्चर स्टेशन जो कि बहरामपुर में है। दूसरा है सेंट्रल सेरीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैसूर में और रांची में है। और तीसरा है राजस्थान के बीकानेर में, जो कि सेरीकल्चर से संबंधित क्या है, एक प्रकार की इंस्टीट्यूट है और सेरीकल्चर उद्योग भी है। राजस्थान में क्या होता है कि कैस्टर के जो प्लांट होते हैं वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर इजीली बीकानेर में सेरीकल्चर करना इजी होता है। इसके अलावा जोधपुर भी है राजस्थान में, बांसवाड़ा भी है, कोटा भी है, इनमें भी सेरीकल्चर के लिए प्रयास जारी है। तो इस प्रकार से आज कंप्लीट हम यहाँ पर सेरीकल्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको पीडीएफ के माध्यम से सेंड कर दिए जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए।